हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का मैं ऋतु आपका फिलर फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट होते जाइए। सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। तो सभी बच्चे जो लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं रेगुलर, वो जल्दी जल्दी फटाफट कनेक्ट होते जाएं। ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट। चलिए, माधव सिंह जी गुड आफ्टरनून, रोहित गुड आफ्टरनून, जानकी जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। 2 दिनों से टेक्निकल इशू होने की वजह से हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, जिसका मुझे बहुत दुख है। जो मैं एमसीक्यू आप लोग को कराना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। बट अभी हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे और रिवीजन क्लास होने के बाद से फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सभी क्लियर कर देना कि मेरी वीडियो और वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है कि नहीं है। सभी ओके कर देना अगर मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही हो आप लोगों को। तो एक बार ओके कर देना, तो फिर आगे क्लास बढ़ाएंगे। कोई डिस्टरबेंस नहीं हो तो आप लोग को एवरीथिंग इज ओके। सभी लोग थोड़ा फास्ट ज्वाइन होते जाइए, क्लासेस हमें स्टार्ट करनी है। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। एक बार आप सभी कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो ठीक है। जानकी जी ने बोल दिया है कि ओके है। चलिए, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो फिलर फॉर्म हमारी है, इसका हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों है। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर हमें आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट होगी आपको वहाँ पे सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सभी ने ओके कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए फिर आगे बताते हैं कि सी टेट और एच टेट की जो है ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं, और जो 3 PM पे सीडीपी की क्लास तो मैं आपकी लेती हूँ, तो ये रहती है। और सुखवंती मैम का जो क्लास टाइम 1 PM है वो चेंज हो गया है, वो 7 PM पे है। ठीक है, और चंद्रशेखर सर की है जो 10 बजे चलती है। सोनाली मैम की है 6 बजे चलेगी क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो सीटेट की ये तैयारी हो रही है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और जो ये लाइव सेशन आपको दिया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, आपके साथ बाकी लोगों की भी तैयारी चल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो सभी रिवीजन के लिए तैयार हैं। अभी जो हम करेंगे रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और किसी ने मुझसे पूछा था माइंड मैप के बारे में, जो लास्ट सेशन हुआ था मेरा। तो माइंड मैप यही होता है, जो रिवीजन फटाफट हम क्लास करते हैं ना, एक माइंड मैप, एक सेटिंग जो हमारे दिमाग में चलती है कि हम किसी भी चीज को, हमको कार्य को करना है, तो उसको प्रोसीड करने से पहले हम अपने दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। उस स्ट्रेटजी को हम लिख कर भी अपने दिमाग में रख के कई तरीकों से करते हैं। ये केवल हमारे एजुकेशन में ही नहीं, हमारे हर एक कार्य में होता है। ठीक है, तो उसको लेके हमें करना है। तो माइंड मैप अगर एजुकेशन में करना है आपको, ये जो 1 मंथ का टाइम है, अगर इसमें आपको अपने एजुकेशन का माइंड मैपिंग करना होगा तो कैसे करेंगे। तो फर्स्टली आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सिलेबस हैं, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्या है। इसका हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट पे क्या चीज़ें, कलरफुल चीज़ें जो हमारी ब्रेन होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जो चीज़ कलर्स में हो, पिक्चर्स के थ्रू हो, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा अपने दिमाग में अब रखते हैं थोड़ी देर से, वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है तो आप एक चार्ट लो, उसमें फ्लो चार्ट बनाओ, कलर्स में लिखो, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग क्लिक करे। आप देखो तो हाँ, ये मेरा कंटेंट तैयार हो चुका है, और मुझे क्या तैयार करना है उसके बारे में सोचो। कौन-सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है उस पे बनाओ। ये सब चीज़ों को लेते हुए जब हम अपना पूरा माइंड सेटअप बनाते हैं ना, यही होता है हमारा माइंड मैप, कि अपने खुद को रेगुलेट करना, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हर चीज़ों को दिमाग में सेट करना। इसको आप कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का। जो हमारा चैप्टर स्टार्टिंग का आज है, डेवलपमेंट से हम आज पढ़ेंगे।
और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से कंफर्म मान के चलिए 100% कि आपके क्वेश्चन वहाँ से आने हैं दोनों पेपर में, सीडीपी के फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी वो आपके बनेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उसमें आपके 2-3 नंबर के तो वो पूरे आपके पक्के हो जाएंगे कि आप सोच लीजिए कि आपके यहाँ से 3-4 प्रश्न बनेंगे ही। ठीक है, तो आप सभी एक माइंड मैप अपना बना के रखिए कि आपको क्या पढ़ना है और कितने दिन में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है ना। और ये बच्चों में छोटे से हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में ऐसे लिखना हो तो ऐसे किसके बारे में लिखना है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज बनानी है ना, तो वो हमारे दिमाग में चलता है, उसके माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो रिवीजन का है वो क्लास फर्स्ट है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन होइए ताकि आपको रिवीजन का ये फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो अवधारणा है विकास की, उसको आज हम जानेंगे। तो ये जो विकास का है, आज हम ह्यूमन बॉडी कैसे हमारी डेवलप होती है, क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस तरह से होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि अलग चीज होती है, विकास अलग होता है। लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को जनरली एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कब से होता है, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग आंसर करिए, आप भी इंटरेक्ट होंगे तो आप जब खुद चीजों को पढ़ेंगे, बताएंगे, मैं बताऊंगी, तो वो चीजें आपके रिवीजन का एक हिस्सा बनेंगे और ये चीजें जो होगी आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो बताइए कि विकास जो शुरू होता है, ये मानव का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है। गुड आफ्टरनून माही। कोई बताना चाहेगा जो मानव विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है। कोई भी गलत हो सही हो आप आंसर करो, बस ये मैं चाहती हूँ। बाकी तो फिर हम लोग तो हैं ही, साथ में करेंगे। बिल्कुल सही माही ने किया है कि वॉर्म से होता है, गर्भ से होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली इस तरह के भी प्रश्न आए हैं कि विकास कब से शुरू होता है, तो कभी बर्थ टू ईयर दे देता है, बर्थ टू लाइफ देता है, लेकिन जो ये होता है माँ के गर्भ से जो विकास होता है वहां से शुरू होता है। जब से एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से वो विकास शुरू हो जाता है, उसको हमारा बोलते हैं प्री नटल एज। ठीक है, प्री नटल जो होता है ये 280 दिन का कहे या 9 महीने जो हम कहते हैं, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ में चलता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बच्चे का सबसे पहले सर बड़ा होता है, सर के बाद से वो बाकी शरीरों का अंग धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होने लगता है। ठीक है, हाँ, गर्भ से, सही, बिल्कुल माही ने बिल्कुल सही बोला कि जो होता है गर्भ से कब्र तक की विकास होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है ये कब तक होती है, आंसर बताइएगा सभी। कि जो अभिवृद्धि होती है मानव के शरीर में, ये कब तक होती है। नौ माह से 10 डेज, ओके, हाँ, 280 दिन पूरा वो हुआ है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि 9 महीने से पहले भी होते हैं, 9 महीने से बाद में भी होते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट डेट मानी गई है वो 280 दिन की मानी गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके बने हैं कि जो प्री नेटल एज में विकास होता है वो 9 महीने का कितना टाइम ड्यूरेशन आपका पूछा जाता है, तो ये 280 दिनों का होता है। ठीक है, हाँ, तो एडल्ट एडल्ट भी नहीं कहेंगे, एडोलसेंस तक कहेंगे। ठीक है, जो अभिवृद्धि होती है ना, मैक्सिमम लड़कियों में अगर देखें तो 15-16, लड़कों में देखें तो 18 साल तक ये मानी जाती है। ठीक है, हाँ, किशोरावस्था तक। तो जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि से आप लोग समझ गए होंगे, अभिवृद्धि क्या है, एक शारीरिक विकास है।
बच्चों में भार, वजन, आकार, उसका हर चीज परिवर्तन होता है, वो होता है अभिवृद्धि, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। पर विकास जो होता है ये क्या होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है। और जो हमारा अभिवृद्धि होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, पर विकास का जो होता है हम अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो ह्यूमंस के विकास होता है ना, इसको हम 3-4 डोमेन्स इसके मेन होते हैं, उसी को आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति के जैविक, संवेदना और सामाजिक भावनात्मक डोमेन, प्राणीगत परिवर्तन, ये किस किस एस्पेक्ट में होते हैं। एक बायोलॉजिकल शारीरिक परिवर्तन होता है, दूसरा संज्ञानात्मक होता है, और तीसरा जो होता है उसका समाज से होता है, भावनात्मक होता है, ठीक है। ये जो विकास 3 होते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो ये 3 तरफ से इसके विकास बढ़ते जाते हैं। शारीरिक विकास के बाद उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, और संज्ञानात्मक विकास के बाद उसका भावनात्मक विकास भी बढ़ता जाता है, लोगों से इंटरेक्ट होता है और लोग सामाजिक परिवर्तन वो होता जाता है। हाँ, चलिए। और ये बात इसमें यही दिया कि यह बच्चे के प्रसव पूर्व चरण गर्भाधान से शुरू होकर जीवन काल के माध्यम से तक जारी रहता और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये पूरा लाइफ सर्कल है कि एक ह्यूमंस कैसे कैसे वो आगे ग्रो करते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये पिक्चर के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है मदर के वोम से, और ये पूरा सर्कल जो चलता है ये लाइफ लॉन्ग तक डेथ पे जाके खत्म होती है। हाँ, विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो एक एज के बाद जाके रुक जाएगी। एडोलसेंस होने के बाद आप देखेंगे कि आपके इंटरली चेंज होते रहेंगे, पर आपके जो फिजिकली बाहरी से जो परिवर्तन होगा वो जाके रुक जाता है। मतलब आप बड़े हो गए तो अभी क्या होगा, आप मोटे हो गए, पतले हो गए, इतना ही होगा। ये नहीं होगा कि आपका चेहरा बदल जाएगा, आप कैसे हो जाओगे। ये जो शारीरिक ग्रोथ होती है ना, हाथ पैर बढ़ना, वो चीज बंद हो जाती है। हाँ, बुढ़ापा और जवानी का वो चीज अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर इसी चीज को यहाँ पे किया कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट, और द चेंज इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एज ऑर्गन्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे फिजिकली जितनी चीजें होती हैं वो बढ़ती हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें मजबूती आती है, उसकी बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, हमारी शैली बढ़ती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब जैसा आप बच्चे उस समय क्या सोचते हो, धीरे धीरे आप बड़े होते हो, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, दूसरों से इंटरेक्शन बढ़ता है, आप समाज के लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, उन लोगों के साथ आपका जो सामाजिक होता है वो बढ़ता जाता है। पहला शारीरिक विकास होता है, दूसरा जो आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। जैसा आप छोटे हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, आपकी सोचने का तरीका है, उसमें वो परिवर्तन होता जाता है। सामाजिक विकास, बच्चा जब छोटा होता है तो वो केवल अपने परिवार में अपनी माँ को समझता है, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता है, फिर दोस्तों से मिलता है, धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है, फिर वहां पे वो सब रिलेशंस को समझने लगता है। तो ये हो गया उसका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गया। अब चाइल्ड डेवलपमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस किस एस्पेक्ट में होता है। पहला अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, फिजिकली होता है। पहला जो विकास हमारा होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, वो दिखता है मेजरली। फिर क्या होता है, उसका लैंग्वेज बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, पहले कुछ फोनिक्स निकालते हैं, कुछ वर्ड्स बोलता है, फिर धीरे धीरे तो छोटे छोटे लैंग्वेज स्टार्ट करता है बोलने के लिए। फिर क्या होता है, उसका कॉग्निटिव, उसका संज्ञान बढ़ता है कि वो किस तरह से बैठना है, क्या करना है, किस तरह से सोचना है। वो अपने सोच को, अपने तर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इमोशन होते हैं तभी तो वो अपने माँ को, पिता को रिस्पेक्ट करता है, सोचता है। प्यार की भावना अपने दोस्तों से, बड़ों से, ये चीज होते हैं हमें इमोशनली अटैच करते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसके इमोशन उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है।
ये जो संवेगी हैं हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, है ना? बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है, नींद आती है तो भी स्टार्टिंग में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके इमोशन केवल रोना, हँसना ये ही होते हैं। धीरे-धीरे वो भी भूख लगता है तो वो रोना करता है, कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं तो वो हँसता है। तो ये सब जो इमोशंस होते हैं इसके जन्म से ही इसके साथ होते हैं। यहाँ से फिर उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 2 साल से 3 साल जो होता है स्टार्टिंग में, वहाँ से जब बच्चा बाहर जाता है, तो उसका जो सामाजिक दायरा है वहाँ पे बढ़ता है, लोगों से इंटरैक्ट करता है, अपने दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, खुद की भावनाओं को एक्सप्रेस करना जान जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट में। तो ये जो हमारे आपके 5 एस्पेक्ट दिखे हैं तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चे के विकास होते हैं, ठीक है? और जो बच्चों का भाषा विकास, ये प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में भाषा का विकास किस महीने से स्टार्ट होता है, कहाँ से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है ये कब से होता है? 18 महीने से लेकर 24 महीने तक बच्चे वर्डिंग्स बोलने लगते हैं। और भाषा विकास की जो सबसे संवेदनशील अवस्था होती है वो कौन-सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसको दिमाग में रखना। ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उसमें तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड थे, ठीक है? तो ये सब जो प्रश्न है ना तो इसको काफी ध्यान में रखना कि ये जो वर्ड्स हैं इसको ये आपके डायरेक्टली यहीं से पूछ देते हैं प्रश्न, ठीक है? ऐसा मैंने आप लोग को करवाया भी होगा। हाँ, डेढ़ वर्ष जो कहते हैं ना, 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष वाला जो होता है ना एज, उसमें जो बच्चे होते हैं इनका भाषा विकास शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो बच्चे कुछ भी बोलते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उनके वर्ड से कुछ भी आ, बा सुना होगा, जनरली सभी ने सुना होगा कि बच्चे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे निकलते रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर धीरे-धीरे वो शब्दों को जोड़ना सीखते हैं। बा, पापा, दे दो, ऐसे वर्ड करके बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये चीजें सभी को पता होगी कि ये विकास कैसे होता है, ठीक है? और जो संवेदनशील अवस्था बोलती है मतलब पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, सबसे ज्यादा भाषा बच्चे घर में देखते हैं जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा ढूंढते हैं, छोटे छोटे वर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो जैसा सीखते हैं वह जैसा दिखेंगे वैसा ही वो बोलेंगे, इसलिए ये संवेदनशील अवस्था होती है। और बर्थ से जो 3 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बच्चों का जो फिजिकली ग्रोथ होता है ना बहुत तीव्र होता है, रैपिडली होता है। और ये ग्रोथ 3 वर्ष के बाद धीरे हो जाती है, होती है विकास और वृद्धि, लेकिन जो होती है ना स्टेट, वो विकास तो तेजी होगा लेकिन वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है बाल्यावस्था तक आने में। यही जो किशोरावस्था में जब बच्चे 12 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो ये जो विकास आपके स्टार्टिंग में होती है इनफेंसी पीरियड में, वो जाके किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है। हाँ, 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं 100 वर्ड्स बोलने लगते हैं, 1 ईयर में 50 वर्ड। माही बिल्कुल सही बता रही हैं। तो इससे क्या है, रिवीजन आपका चलता चला जा रहा है जिससे आपके प्रश्न ज्यादा बनते रहते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? गुड आफ्टरनून राम प्रवेश जी। चलिए, तो ये बात हो रही थी बेसिकली आपके ये डोमेन्स याद होने चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन-कौन से हैं, भाषा विकास कब होती है और संवेदनशील अवस्था कौन-सी होती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस एज में होती है, किस में होती है। तो ये स्टार्टिंग में जो इनफैंसी पीरियड होती है ना, उसमें बच्चों की डेवलपमेंट सबसे तेज होती है। और अगर पूछता है कि सबसे जो होती है ना वो प्री नेटल एज में होती है, अगर बर्थ से स्टार्टिंग से पूछता है तो। लेकिन अगर किसी विशेष अवस्था के बारे में दिया हो तो हमेशा इन्फेंसी पीरियड में जो होती है बच्चों की सबसे ज्यादा विकास तीव्र उसी अवस्था में होता है, इन्फेंसी पीरियड में, ठीक है? जो वृद्धि उनकी होती है बहुत तेज गति से होती है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं मोटर स्किल्स, यानी मोटर स्किल्स जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हमारा शरीर में गति होती है, गति प्रदान होती है। तो ये 2 तरह के होते हैं। कौन बताएगा ये 2 तरह के मोटर्स कौन कौन से होते हैं? फटाफट आंसर करना, कौन से 2 होते हैं जो मोटर जिससे हमारे शरीर में कार्य की क्षमता बढ़ती, कार्यशैली करते हैं, जिससे हमारा कार्य एक गति को प्रदान करता है। ये होता है 2 होते हैं।
एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूलगामक क्रियाएं, और दूसरा हमारा होता है फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक क्रियाएं। ग्रॉस मोटर जिसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई ग्रॉस यानी बड़े कार्य के लिए बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। फाइन मोटर स्किल्स होती है जिससे हम सूक्ष्म कोई स्पेशली बहुत बारीकी से काम करने वाले जो जिसे हम कर सके। ठीक है, हाँ, स्थूल ग्रॉस मोटर और फाइन यानी सूक्ष्म। ठीक है, वेरी गुड माही, आप काफी अच्छा जवाब कर रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि जितने जुड़े हैं सभी करें। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया कि दो हमारे होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर और दूसरा होता है फाइन मोटर। इससे भी प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं। अक्सर आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे कि ग्रॉस मोटर का कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर दे देगा कि फाइन मोटर का कौन सा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ग्रॉस मोटर में हमारी शरीर की बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं और फाइन मोटर में हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियां करती है, जिससे हम कोई बारीकी वाले कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका एक एग्जाम्पल हम आगे भी देख सकते हैं, बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर के लिए दिया है। तो ग्रॉस मोटर में आपके क्या क्या आ जाएंगे? स्किप करना, कूदना, दौड़ना, भागना, जिसमें हमारे हाथ और पैर के मांसपेशियां कार्य करती हैं, जिससे हमारे हाथ और पैर दौड़ते, भागना, कूदना, ये सब जो क्रियाएं होती है ना, रन, हॉप, जंप, ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे आते हैं ग्रॉस मोटर, यानी हमारे हाथ पैर जो है यहाँ पे हमारी बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, उसके लिए होता है। फाइन मोटर जिसमें हम अपने हाथों की उंगलियों का या पैरों की उंगलियों का या फिर अपने आंखों का यूज करते हैं, वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स, यानी यहाँ पे हमारी छोटी मांसपेशियां कार्य करती है, जैसे ड्राइंग बनाना, किसी चीज को काटना, ठीक है ना, लिखना, ये सब जो होती हैं क्रियाएं, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अगर हम दोनों को एक साथ एग्जाम्पल में जोड़े जहाँ पे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सी क्रिया होगी? कोई बताना चाहेगा? हाँ, राइटिंग, लिखना, कैंची से काटना, सब्जियों को काटना, जिसमें हम अपनी उंगलियों की मांसपेशियों उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो चीजें होती हैं ना, तो ये सब हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल्स आप बताइए जहाँ पे हमारा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों एक साथ यूज होता है। जनरली हम सबका इस्तेमाल करते हैं। हम बैठे हैं, यहाँ पे मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे मेरे मुंह, हाथ, पैर सब चल रहे हैं, मैं हर चीजों से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल्स में लें तो जैसे आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए वहां पे बॉलर जो रहता है वो बॉल फेंकता है, जब वो बॉल लेके दौड़ता है, ठीक है, वहां पे वो दौड़ रहा है यानी अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे उसके पैरों की बड़ी मांसपेशियां यूज की, दौड़ना भी एक हमारा ग्रॉस मोटर में आता है। दौड़ते दौड़ते उसने बालों को क्या किया? स्विंग किया, उंगलियों से स्विंग करता है, देखा होगा आप लोगों ने बाल को बॉलर को स्विंग करते हैं, तो वहां पे उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, तो वहां पे उसका क्या हो रहा है? फाइन मोटर यूज हो रहा है जब वो फेंकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों यूज हुआ। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि फाइन मोटर क्या है, ग्रॉस मोटर क्या है। एनी डाउट ऑफ? किसी को कोई डाउट है इसमें? फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर में किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के टॉपिक समझने में? सभी आंसर करिए, सिर्फ माही ही नहीं पढ़ती है, मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, सबको मैं चाह रही हूँ कि सभी आंसर करो। नहीं समझ में आए तो भी बताओ कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम विकास के सिद्धांत पर। ठीक है, तो विकास का जो दो सिद्धांत है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है इसको देखिएगा, सेफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमो डिजिटल। सेफेलोकॉडल जो होता है शीर्षगामी होता है, और प्रोक्सी डिजिटल जो होता है, प्रोक्सिमो डिजिटल होता है, इसको क्या बोलते हैं? अधोगामी या वो केंद्र से होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू पे समझाने की कोशिश करी है आपको, लेकिन आप ना जब भी इसको आप देखना तो इंग्लिश मीनिंग पे ध्यान देना, क्योंकि हिंदी में मस्तोद, मुखी, सिर से ऐसे करके पूछता रहता है। ठीक है,
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश मीनिंग उसकी चेंज नहीं होगी, आप सब उसको इंग्लिश में भी ध्यान देते रहना, ठीक है। सेफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो विकास होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सिर से स्टार्ट होता है और ये जाके पैर तक होता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर बहुत तेज हिलता है, उसका सिर जब मामा के गर्भ में भी होता है तो उसका सिर ही बड़ा होता है, बाकी शरीरों का विकास धीरे धीरे होता है, फिर वो एक सामान्य में आते हैं, ठीक है। तो जो ये विकास होता है ये सिर से होता है। पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथ को फिर अपने पैरों को कंट्रोल करना सीखता है। पहले हाथ फेंकता है, फिर पैर फेंकता है। तो ये जो विकास होता है सिर से होकर पैर तक होता है, ठीक है। प्रोक्सिमो डिजिटल क्या होता है? ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये कहाँ होता है? केंद्र से होता है, ठीक है। ये जो यहाँ से होता है स्नायु से पहले बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं, फिर धीरे धीरे पहले वो अपने आर्म्स पर वो पाता है, कंट्रोल पाता है, फिर अपने हाथ पे पाता है, फिर अपनी हाथों की उंगलियों पे, यानी ग्रॉस टू फाइन मोटर जाता है, प्रोक्सिमो डिजिटल, ठीक है। तो ये जो विकास होता है कहाँ से होता है? केंद्र से आपके छोरों की ओर, ठीक है। तो ये विकास यहाँ बताया कि ये सीक्वेंस कैसे होता है। पहले बच्चों में आर्म्स का विकास होगा, फिर हैंड्स का होगा, उसके बाद उसके फिंगर्स को काम करना, कंट्रोल करना। स्टार्टिंग में जब बच्चा बड़ा होता है तो पहले हाथ पैर फेंकता है, किसी चीज को पूरे हाथ के सपोर्ट से पकड़ता है। फिर धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होता है तो फिर अपने फिंगर्स का यूज करने लगता है, खींचने लगता है किसी खिलौनों को उंगलियों से, और हाथों का इस्तेमाल करता है और पकड़ने लगता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा भी गया होगा कि बच्चों के पहले भुजाओं का विकास होता है, फिर उसकी उंगलियों का विकास होता है, ये कौन से सिद्धांत में होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो विकास होता है सेफलोकॉडल होता है, ठीक है। जो बच्चा 4 महीने का 3 महीने का स्टार्टिंग का होता है ना, तब स्टार्टिंग में 1 मंथ के बाद से जो ये विकास होता है ये आपका शुरू होता है। स्टार्टिंग में बच्चों का सिर बहुत हिलता है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं ना, जब पैदा होते हैं तो इनकी जो गर्दन की हड्डियां होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत वो होती हैं, और वॉर्म में जो होते हैं तो ये पूरी तरह से एक थैले में बंद होते हैं। जब वो होते हैं तो इनके हाथ पैर पूरे इतने खुले नहीं होते हैं। तो जो सर होता है हिलता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है उसका सर कंट्रोल करता है, पहले सर को स्थिर रखना सीखता है, सर को स्थिर करता है, फिर अपने हाथ पैर को स्थिर करता है, हाथ हाथ को पहले चलाता है, फिर देखा होगा 3 महीने के बाद बच्चे पैर फेंकना शुरू करते हैं। और जो आपका हो गया प्रोक्सिमो डिजिटल, ये 4 मंथ के बाद से शुरू होता है। जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं ना ये सब मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे हर चीज को समझने लगते हैं। अपने हाथ और पैर पे जब कंट्रोल पाते हैं तब वो अपने फिंगर्स को पकड़ना, उठाना, इस तरह के कार्य करने लगते हैं। अपने आंखों की गति को स्थिर करते हैं। इनकी आंखें भी जो होती है ना वो भी स्थिर नहीं होती है, किसी चीज को बहुत देर तक देख नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में, जो बर्थ टू 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो सेफलोकॉडल अगर हम कहें जो बच्चा बर्थ से होता है ना तब से ये विकास शुरू होता है, और जो प्रोक्सिमो डिजिटल कहें तो 3rd मंथ के बाद जो होता है ना उसके बाद जो विकास होता है वो प्रोक्सिमो डिजिटल होता है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? जैसे इसमें आपको दिया भी हुआ है, द डायरेक्शन इज द सेंटर टू आउटवर्ड, यानी सेंटर से आउटवर्ड में जाता है। स्पाइनल कार्ड डेवलप फर्स्ट, जो स्पाइनल कार्ड होती है फर्स्ट होती है, देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद जो अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं। और इसका सीक्वेंस कैसे होता है? पहले आर्म्स को अपने कंट्रोल में लेता है, फिर हैंड्स उसके काम करेंगे, देन उसके फिंगर्स काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोक्सिमो डिजिटल यानी इसको हम क्या बोलेंगे? अधोमुखी सिद्धांत, ठीक है। डाउट है अभी भी किसी को? एक तरह से प्रोक्सिमो डिजिटल को हम कह सकते हैं ना ग्रॉस टू फाइन मोटर। पहले हम अपने शरीर के बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, फिर जाके हम अपने शरीर के सूक्ष्म मांसपेशियों पर कार्य करना सीखते हैं, ठीक है। आप एक पढ़ाई के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो। जैसे आप स्टार्टिंग में बड़े वर्ड पढ़ना नहीं जानते हो, पहले आप अल्फाबेट सीखते हो, अल्फाबेट सीख के फिर 2 वर्ड्स को जोड़ना सीखते हो, फिर 3 वर्ड सीखते हो, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हो। वैसे ही बॉडी का विकास भी जो होता है हमारा वैसे होता है। माई जी को तो कोई डाउट नहीं है, और किसी को कोई डाउट है? हेमलता जी आप क्या बोल रही हैं?
चलिए नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया। तो ये सब समझ लीजिए कि आपके सेफलोकॉडल हो गया, प्रोक्सिमोडिजिटल हो गया, विकास क्या होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है, कब से कब तक को होती है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने दिमाग में रखे रहना और ज़्यादा से ज़्यादा नोट भी करते रहना। जिसको नोट्स की प्रॉब्लम होती है, रोहित जी आज क्लास में नहीं है, उनको नोट्स की प्रॉब्लम है, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे बन जाते चैप्टर्स पे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नाम इसके ध्यान में रख लेना, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत भी अक्सर करके पूछता है। निरंतरता यानी जो विकास होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग का बर्थ टू 3 ईयर होता है, सबसे तीव्र विकास होता है। बाल्यावस्था क्या होता है, उसमें हमारे शरीर को मजबूती होती, विकास होती है पर विकास की गति धीमी होती है। ठीक है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या है, विकास जो होती है, हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे में जो गति होती है ना, उसकी अलग अलग पाई जाती है। कोई बच्चा अपनी एज से ज्यादा बड़ा हो जाता है, कोई कम रहता है, किसी का सामान्य रहता है। तो ये हो गई उसकी विभिन्न गति। ठीक है, विकास एक जैसे पहले बच्चा क्या करता है, हाथ पैर फेंकेगा, फिर बैठेगा, फिर किसी चीज को सपोर्ट लेके खड़ा होगा, तब चलेगा। किसी को आपने डायरेक्टली दौड़ते भागते नहीं देखा होगा। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता रहता है। ठीक है, विकास की दिशा भी होती है कि एक दिशा में ही चलता है। एकीकरण क्या होता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर, जो मैंने आपको बताया कि पहले बच्चे अपने हाथ पे कंट्रोल पाएगा, फिर उंगलियों पे पाएगा, देन अपने पैर पे, फिंगर्स पे, ऐसे वो होता है एकीकरण का सिद्धांत। अच्छा ठीक है, रोहित जी हैं क्लास में, मुझे लगा बहुत देर से आप शांत थे ना, इसलिए मैं सोची आप लेफ्ट हो गए। आपको कोई डाउट नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा आप क्लास में चले गए हो। ठीक है ना, तो आपको नोट्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर आप इतना भी नोट्स बना लेंगे ना, तो ये आपके कुछ चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, जो हर व्यक्ति अलग है तो सबका विकास दर भी अलग होगी। सहज क्रिया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इससे आपने देखा होगा, ये वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं, जो विकास किसका परिणाम होता है, किससे होता है, तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे वंशानुक्रम से जो भी मिला उससे तो डेवलप हमारा हो रहा है, पर ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारा वातावरण हमको कैसा मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो संबंध होता है, यही हमारे पूरे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। और इनका जो अंतःक्रिया होता है वो तो ठीक है, और इनके में जो होता है परिवर्तन, वो गुणात्मक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, ये रिवीजन क्लास हुआ ये कि हर किसी का डाउट हो, किसी को किसी तरह की परेशानी हो, उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होते हैं डेवलपमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, गुणात्मक संबंध होता है, इसको भी याद हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का संबंध भी पूछा हुआ है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या पड़ता ही नहीं, या गुणात्मक होता है। तो इनका जो संबंध होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून इमरान। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोक्सिमो देखिए एक्चुअली उसका एकदम बोले कि एग्जैक्ट इसी मंथ से होता है तो नहीं। अगर मैं बोलूं तो ये जैसे हमारा सेफलोकेडल होता है, जब स्टार्ट होता है उसके बाद से ही वो भी शुरू होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है ना, हम बाहरी ग्रोथ को देख सकते हैं, वो जो हमारी होती है इंटरनल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो मैंने बताया जो स्टार्टिंग में बच्चा जब जन्म लेता है तो सेफलोकॉडल हो गया, जो 4 मंथ से जो स्टार्ट होता है वो हमारा प्रोक्सिमो डिजिटल, यानी हम कहेंगे अधोमुखी। हिंदी भी मैं भूल जा रही हूँ, इंग्लिश ही याद होगी, क्योंकि मैंने ज्यादा देखा है कि क्वेश्चनों में ऐसी कंफ्यूजन होती है कि हम इंग्लिश मीनिंग को मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, पर क्या होता है कि हम हिंदी मीडियम में इतना वो हिंदी के लैंग्वेजेस कई चेंज हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो कभी उसको भी आप नोट करते चलोगे ना, कुछ के इंग्लिश वो जान लोगे, तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप उसकी इंग्लिश मीनिंग जरूर देखना कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है आपसे।
चलिए हेमलता जी, समझ में आ गया प्रोक्सिमो कितने मंथ से होता है? तो अगर हम ये करें तो थर्ड मंथ के बाद से जो स्टार्ट होता है प्रोक्सिमो डिजिटल आपका जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना? जब बच्चे अपने हाथ पैर और शरीर पे कंट्रोल पा जाते हैं, बड़ी मांसपेशियों पे उनका कंट्रोल हो जाता है, तो फिर क्या होता है वो हमारे शरीर की जो छोटी मांसपेशियां वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो उस पे हमारा विशेष ध्यान जाता है। ठीक है, अभी डाउट है हेमलता जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेजेस हैं। इन्फेंसी पीरियड आपको पता ही है कि ये जो 0 टू बर्थ से 2 वर्ष की होती है, ठीक है? फिर हमारा आ जाता है चाइल्डहुड। अगर हम इन्फेंसी अगर पूरा ले शैशवावस्था तो 0 से 5 वर्ष होती है, लेकिन इन्फेंसी को भी 2 स्टेजेस में बाँटे गए हैं। पहला जो हमारा होता है 0 टू 2 ईयर होता है, वो इन्फेंसी होता है। इसके बाद जो 3 ईयर से शुरू होता है ना 6 ईयर, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बाद 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है वो चाइल्डहुड आती है। उसके बाद से 12 वर्ष से जो 18 वर्ष होती है वो हमारी एडोलसेंस होती है, और 12 वर्ष से जो ऊपर जाती है वो हमारी एडल्टहुड होती है, और ओल्ड एज आपको सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास पे ध्यान करिए। क्लास के बाद फिर नोट्स की डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्लास में अभी जो फोकस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको मैंने पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ें ज़्यादा समझाने की कोशिश की हैं, ताकि जो आपके दिमाग में है ये चीज़ें आपके बैठ जाए, आप उसको भूलें नहीं, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड माही, बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं। तो ये इन्फेंसी पीरियड का जो है बेबी डेवलपमेंट स्टेज है, जो बर्थ होता है। देखो इसमें पहले बताया भी गया है, जो बर्थ के 1 मंथ होता है बच्चा केवल कैसे रिस्पॉन्स करता है, स्माइल के थ्रू करता है। 1 टू 3 का रिस्पॉन्ड और अफेक्शन, वो अपने हाथ पैर से कुछ करने लगता है। फिर 3 से 6 महीने में बच्चा अपने पूरा शरीर को मूवमेंट करने लगता है। स्टार्टिंग में देखो बच्चे केवल हाथ पैर फेंकते हैं, अपनी जगह से करवट भी नहीं ले पाते हैं। थर्ड मंथ के बाद बच्चे क्या होते हैं, उलट पलट करने लगते हैं। उनके शरीर की जो विकास होता है ना वो बढ़ने लगता है, दायरा बढ़ने लगता है। तो 3 मंथ के बाद बच्चे को देखा होगा काफ़ी एक्टिव होते हैं, कभी बिस्तर से गिर जाते हैं, कभी वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको अपना पता नहीं होता कि वो किधर अपनी बॉडी को लेके जा रहे हैं। लेकिन उनका मूवमेंट इतना होता है कि घूमने लगते हैं, 6 टू 9 में क्राउल करने लगते हैं, 9 से 12 महीने में बैठने लगते हैं, 12 से 18 महीने में उठने लगते हैं, 18 से 24 महीने में चलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना कि किस ईयर में बच्चे बात करते हैं। 2 से 3 ईयर के में जब होते हैं बच्चे तो बोलने लगते हैं। आजकल के बच्चे तो देखो तो 1.5 महीने पे ही काफ़ी कुछ 1.5 साल के जब होते हैं तो काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी है आप इसको ले सकते हैं। इसको मैं अभी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को जो भी है वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी। अगर आपने वहाँ पे पेड कोर्स लिया होगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? शैशवावस्था एक शिशु के होने की अवधि की अवस्था है, जो बचपन का पहला या प्रारंभिक चरण होता है। यह अवधि जन्म से शुरू होकर 2 साल तक होती है। किसी व्यक्ति के जीवन के पहले 2 साल उसके सबसे तेज़ी के विकास का समय होते हैं। वह एक नाबालिग होता है और कानूनी परिपक्वता के चरण पे पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है, ये शैशवावस्था में, इन्फेंसी पीरियड में होती है। ठीक है? तो ये स्टेजेस हैं इनके डेवलपमेंट की, इसको ध्यान में रखना कि कौन सी क्रियाएं किस मंथ में होती हैं। उसका दिमाग घुमाओ, किस महीने में बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है, तो ये भी पूछ लेगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे ना सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं ना कि काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। उनके सारे स्किल्स जो होते हैं ना, मोटर स्किल, ग्रॉस स्किल, सब कुछ अच्छे से कार्य करने लगते हैं। काफ़ी वो एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, और उनका इंटरेक्शन क्या होता है बाहरी दुनिया से भी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दिया है मोटर स्किल्स डेवलप। फिर क्या आता है, थॉट एंड लैंग्वेज डेवलप एज फास्ट पीस। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। स्टेज ऑफ मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन, दिस स्टेज कॉल्ड टू टॉय एज। आपके ये भी प्रश्न पूछा गया कि टॉय एज किस एज को कही जाती है, तो टॉय एज जो कही जाती है वो किस एज को कही जाती है, अर्ली चाइल्डहुड और प्री गैंग एज। ठीक है, प्री गैंग एज भी अर्ली चाइल्ड, गैंग एज जो होती है वो हमारा चाइल्डहुड होता है, और प्री गैंग एज क्या होती है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। ठीक है, इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, हाँ बिल्कुल सही माही ने बोला। तो ये सब चीजें है ना आपकी यही से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा आपकी विशेषताएं नहीं पूछ दी जाती हैं,
मेन जो उसके कुछ होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना कि स्टेज को कौन से स्टेज को क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज, प्री स्कूल। बच्चे आपने देखा होगा कि 2 साल के 3 साल के बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो उनका इंटरेक्शन होता है, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है, भाषा विकास होता है, काफ़ी चीज़ें बोलना जितना देखते हैं उतना सीखते हैं। तो भाषा विकास की भी सबसे संवेदनशील अवस्था हमारा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था होता है, ठीक है? ये सब जो मेन आपके प्रश्न बनते हैं ना, वहीं से वो सिर्फ टॉपिक मैंने लिया है। ठीक आता है स्कूल एज, ठीक है? जो 6 से 12 वर्ष, बच्चे काफ़ी मैच्योर कहेंगे, इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी आने लगती है बच्चों के अंदर। काफ़ी चीज़ें समझते हैं, जानने लगते हैं, स्कूल क्या है, पेरेंट्स क्या हैं, दोस्त क्या हैं। कह सकते हैं ना, इनका अपने मम्मी-पापा से जो कटाव होता है ना बाल्यावस्था में, थोड़ा मम्मी-पापा को कम ध्यान देते हैं, अपने दोस्तों में, समूहों में ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद करते हैं। ठीक है? ये 6 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है? यौन परिपक्व हो जाते हैं इस अवधि में उन स्थितियों द्वारा जो बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन को गहराई से प्रभावित करे। इनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है, दायरा होता है, वो बढ़ जाता है। वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बाहरी लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनसे अपने फ्रेंड सर्किल से, इन सब चीज़ों से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, जीवन के पैटर्न का एक बड़ा बदलाव होता है, विकासात्मक कार्यों में महारत, माता पिता की भूमिका, जिम्मेदारी कम हो जाती है और शिक्षकों द्वारा कुछ हद तक और सहकर्मी समूहों के जिम्मेदार बन जाते हैं, ठीक है? गैंग एज जो कहेंगे ना, ये इसी एज में होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एडोलसेंट, जो 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक है? फिजिकल डेवलपमेंट इज अ पब्लिक एवरीवन सी, सभी ये जो विकास होता है सभी लोग देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, हाउ टॉल, हाउ शॉर्ट, हैव थिन मसल्स, ये जो होते हैं ये सब कोऑर्डिनेट होने लगते हैं, सब दिखने लगते हैं। अगर इसको बोले चाइल्डहुड से एडल्टहुड, यानी बच्चा क्या होता है, किशोरावस्था में प्रवेश की ये अवस्था होती है। तो काफी कहेंगे इसमें जो बच्चे होते हैं, ये जीवन का बसंत काल भी बोला जाता है किशोरावस्था को। तो इसमें जो होती है ना, संवेग जो होते हैं इनके काफी हाई होते हैं, उद्वेलित अवस्था होती है, ठीक है? तो ये सब जो दिए हैं आपके किशोरावस्था के दिए हैं। हाई स्पीड ऑफ सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस, अपने बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में सोचना, किस तरह उनका इंटरेक्शन है, लॉस को समझना, हर चीज की जो होती है ना, इनका दायरा बढ़ जाता है, ठीक है? सेल्फ कॉन्सियस एंड सेल्फ क्रिटिकल, फॉर्मिंग ओन आइडेंटिटी, अपनी अपनी खोज बनाना, अपनी पहचान बनाना, इस सब चीजों के बारे में एडोलसेंस ज्यादा समझने लगते हैं। चलिए, तो ये हो गया किशोरावस्था की बात। आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आपको पता है कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ये क्या होता है? अपने माता पिता और पूर्वजों द्वारा अपने बच्चे में हस्तांतरित होता है, वो होता है हमारा अनुवांशिकता, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही माही, इसको गोल्डन एज भी कहते हैं, बसंत काल कहते हैं, दिवा स्वप्न काल भी कहते हैं। बच्चे जो एडोलसेंस में होते हैं ना, सपने बहुत ज्यादा देखते हैं। देखा होगा ना, किशोरावस्था में बच्चे कहते हैं मैं ये बन जाऊंगा, वो 15 साल, जो 15-16 साल की एज होती है ना, बच्चे बहुत दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न मतलब काल्पनिक दुनिया में ज्यादा खोना, ठीक है ना? वास्तविकता तब आती है जब 15 से 16 साल में जाते हैं, तब इनको लगता है, रियलाइज होता है कि नहीं, अभी हमें हकीकत की दुनिया में आना है, अपने करियर की तरफ फोकस होते हैं कि हमें क्या लेके पढ़ना है। अक्सर बच्चे देखेंगे हाई हाई स्कूल के बाद काफी मैच्योर हो जाते हैं, उनको अपने करियर ओरिएंटेशन जो कहते हैं ना, वो चीज बढ़ जाती है। हाँ, लाइफ का सबसे हार्ड टाइम जो होगा ना, वो किशोरावस्था होता है। और इस समय जो बच्चों को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, तो उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली पे होती है। क्योंकि इनका जो सर्कल होता है, सक्रिय सदस्य अपने जो पीयर्स ग्रुप के होते हैं, वो किस में होते हैं? आपके किशोरावस्था में होते हैं। इनके अंदर क्या होती है? समूह भावना बहुत ज्यादा होती है, दोस्तों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होती है, कहेंगे विपरीत लिंग की तरफ भी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लड़कियों में कहे तो उनके जो लड़कियों के फिजिकली चेंज होते हैं, वो तो अलग होते हैं। लड़कों की वॉइस होती है, वो चेंज हो जाती है, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, तो काफी चीजें चेंज होती हैं। उनके अंदर जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, वो भी काफी हद तक चेंज होती हैं। और जब 15 से 16 साल की एज में बच्चे जाते हैं, तो क्या होते हैं? वो करियर ओरिएंटेड होने लगते हैं। उन्हें अपने करियर को लेके चिंता होती है, अपनी एक इमेज बनाने की चिंता होती है कि हमारा क्या बनाना है।
खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने आप को खुद को सँभालना, सीखना, हर चीज़ आते हैं। उनके कुछ नियम कानून को समझने लगते हैं, उसको किस तरह करना है और कुछ भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिन्हें दबाना भी पड़ता है, समाज विरोधी भी होती हैं। ठीक है ना? ये तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रगल वाला टाइम होता है किशोरावस्था। उसके बाद जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है ना, जैसे एडल्टहुड में बच्चा जाता है, काफ़ी स्थिर होता है, फिर क्या होता है वो फैमिली फ़ोकस्ड हो जाता है, जॉब फ़ोकस्ड हो जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी आनुवंशिकता जो माता-पिता के गुण बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है? ये मेनली किस पे हेरिडिटी होते हैं? बच्चों का आँख होना, उसके ईयर कैसे हैं, उसकी मम्मी पे हैं कि पापा पे है, आइज़ क्या है, तो ये सब किससे होते हैं? जीन्स द्वारा बच्चों में माता-पिता के क्रोमोसोम से बच्चे में हस्तांतरित होते हैं, तो वो जेनेटिक गुण कहलाते हैं। आनुवंशिकता की प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है। शारीरिक विशेषताओं यानी जो भी फिज़िकली हम बाहरी देख सकते हैं, कहेंगे इंटरनली भी बहुत कुछ ये जेनेटिक आते हैं। जैसे गुस्सा होना, दिमाग, ये सब बहुत कुछ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे माँ-बाप होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा चांसेस वही होता है कि वो भी अपने माता-पिता का ही किसी का गुण उनके अंदर समाहित होगा। ठीक है? आनुवांशिकता को प्राकृतिक रूप में जाना जाता है। शारीरिक विशेषताओं पर आनुवांशिकता का मजबूत प्रभाव होता है। यह जैविक रूप से निर्धारित विरासत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में माता-पिता और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये लक्षण शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण भी होते हैं। बेसिकली देखा जाता है ना कि बहुत शाई पापा हो या मम्मी हो, तो कुछ व्यवहार भी जो होते हैं मैक्सिमम बच्चों के अपने माता-पिता द्वारा ही वैसे ही आते हैं। अगर पूछे कि आँखों का रंग, बालों, जो भी होता है, हम कैसे दिखते हैं, इस तरह के जो गुण आते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो वो हेरिडिटी से ही प्रभावित होते हैं। शारीरिक लक्षण आँखों के रंग, रक्त प्रकार, ऊँचाई और शरीर की संरचना, व्यवहार लक्षण, आक्रामकता, स्तर, समझदारी, भावनात्मक स्थिरता और सहिष्णुता, ये सब जो होती हैं, ये सब किससे होती हैं? हमारे माता-पिता द्वारा जो ट्रेट्स आते हैं वो बच्चे में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है ना? बहुत हद तक बच्चों का बिहेवियर उनके पेरेंट्स पर भी डिपेंड होता है कि वो कैसे हैं, बच्चे में भी वैसे ही गुण आएँगे और दूसरा हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। दोनों का हम कह सकते हैं कि 50-50 नहीं पड़ेगा, कहीं पे हेरिडिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से गुण उसके में ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के माध्यम से बच्चे में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है? ये जीन्स करोड़ों संख्या में होती हैं, जो पूर्वजों से एक दूसरे में हस्तांतरित होते आते हैं। ये क्रोमोसोम्स के माध्यम से बच्चे में जाते हैं। और एक होता है सेक्स सेल, यानी जिससे कि बच्चे का जेंडर निर्धारित होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो आपको पता है कि ये जो पूरे होते हैं एक बच्चे में 46 आपके ये होते हैं क्रोमोसोम्स, जो होते हैं जाइगोट बोलते हैं। ठीक है? 23 माता के और 23 पिता के होते हैं। आगे इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 के पेयर में होते हैं और जो 22 का पेयर होता है माँ में भी और पिता में, दोनों में ये 22-22 का होता है। जो एक हमारा बचता है उसी से जो होता है जेंडर निर्धारित होता है, वो होता है एक्स और वाई। इसके आधार पर ही जेंडर कहेंगे सेक्स डिसाइड होता है कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। 22 जो पेयर होते हैं औरत में भी सेम होते हैं और आदमी में भी सेम होते हैं। जो एक पेयर होता है आदमी का वो एक्स और वाई होता है। एक्स एक्स मिलकर लड़की होती है, क्योंकि औरत में जो होता है क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है और जो आदमी में होता है वो एक्स और वाई होता है। जो 23वां गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है। ठीक है? 22 तो सेम होते हैं, लेकिन जो एक लास्ट होता है वो उसी से जेंडर निर्धारित हो जाता है 23वें क्रोमोसोम से। तो ये जब एक्स एक्स मिलता है तो गर्ल होता है और एक्स वाई जो मिलती है तो बॉय होता है। तो ये भी इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। जो 23 नंबर का आपका क्रोमोसोम्स होता है जो बॉयज में होता है, उसी से जेंडर आपका निर्धारित होता है कि होने वाली संतान कैसी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सभी कुछ क्लियर है?
कि 23 पेयर्स टोटल जो होते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। एक बच्चे में 46 जो होते हैं उसको जाइगोट बोलते हैं, और 23 माता के और 23 पिता के आते हैं। 23 माता में जो होते हैं वो XX होते हैं, और जो पिता में होते हैं 22 तो आपके XX होते हैं, लेकिन जो लास्ट 23 होता है वो XY होता है। उसी से डिपेंड होता है कि होने वाली संतान का जेंडर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इन्वायरमेंट फैक्टर, डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, एक अच्छे IQ लेवल वाले माता पिता के बच्चे ज्यादातर वो होता है कि वो भी अच्छे IQ लेवल के होंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम हम कह सकते हैं 80% तक सही होती है। ठीक है, दूसरा होता है कि वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर कितना भी इंटेलिजेंट बॉय हो, उसको IQ लेवल अच्छा मिला हो, लेकिन वो किसी ऐसे वातावरण में पहुंच जाए जहां पे उसको कोई सुविधा ना प्रोवाइड की जाए, ना शिक्षा हो, ना खान पान हो, ना कुछ हो, तो क्या उसका IQ लेवल बढ़ेगा? क्या वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा, या उसका विकास बहुत अच्छा हो पाएगा? हो पाएगा अगर वो उसके पास IQ लेवल अच्छा मिला, हर चीज सब कुछ अपने माता पिता से अच्छा मिला, लेकिन जो उसको एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे कहें कि किसी चीज का ना लाइट है ना प्रकाश है, और ना ही एजुकेशन है, ना ही खान पान की अच्छी व्यवस्था है, तो क्या उसका जो डेवलपमेंट होगा वो पूरी तरीके से होगा, अच्छे से होगा? हाँ, तो यही चीज होती है कि हेरिडिटी तो इफेक्ट करती है कि हमें अपने पेरेंट्स से कैसी हेरिडिटी मिली है, कैसा गुण मिला है, कैसी विशेषता मिली है, कैसी हमारी शारीरिक बनावट मिली है, बट उसका ज्यादातर विकास किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, पेरेंट्स बिहेवियर। देखा होगा कि छोटे बच्चे जैसे उनके घर में मम्मी पापा जो जैसे जो कुछ करते हैं ना, बच्चे उसको इनिमेट करते हैं, नकल करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाड प्यार से भी बच्चों को रखो तो भी वो क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। देखा होगा सभी ने, ये सब चीज कॉमन होती है कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना, हम लोग के मम्मी पापा या हम लोग कहते हैं कि लाड प्यार का असर है कि बच्चा बिगड़ गया है। तो ये होता है हमारा बिहेवियर। ठीक है ना, तो ये हो गया कि बिहेवियर। दूसरा कि बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करते हैं बच्चे से, हर बात पे डांट देना, बोल देना, उसको खुल के किसी चीज को नहीं करना। तो बच्चे में क्या होता है, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस बाहर भी नहीं कर पाता, क्लास में भी शांत रहता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, इमोशनली थोड़ा सा वो वीक होने लगता है ना। तो ये होता है पेरेंट्स बिहेवियर की, पेरेंट्स बिहेवियर अपने बच्चों के प्रति उसका कैसा है। हाँ, आज लिखा कि रिवीजन कराना है, समझाना ज्यादा है। ठीक है ना, मैंने इसीलिए फ्लोट चार्ज इस सब चीजों को किया कि ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि हाँ हाँ क्या चीजें आपको करती हैं। पेरेंट्स बिहेवियर को अगर मैं लिख के बोलूँ कि आपको पेरेंट्स बिहेवियर क्या करना है, कैसे करना है, तो आप सब बहुत मैच्योर और बहुत पढ़े लिखे हो, सबको पता है कि बिहेवियर में क्या आ गया। माता पिता का पॉजिटिव बिहेवियर भी बच्चों पे इफेक्ट करता है, निगेटिव बिहेवियर भी करता है, और ओवर कहते हैं ना, ओवर कॉन्शियस होना, पोजेसिव होना, ये सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि जो भोजन है, खान पान है। जितना अच्छा बच्चे का न्यूट्रिशन होगा, कहेंगे ना एक कुपोषित बच्चे का उतना अच्छा विकास नहीं होता, जिनको खाने पीने की कमी हो, तो क्या उनका फिजिकली ग्रोथ अच्छा होता है? अगर फिजिकली ग्रोथ अच्छा नहीं है तो हम मेंटली ग्रोथ कितना अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया कि खान पान का जो व्यवहार है बच्चे के ऊपर कैसा पड़ता है। जितना अच्छा खान पान होगा उतना ही अच्छा बच्चे का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, उतना ही अच्छा होगा। आजकल तो हम लोग बच्चों में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं ना, बॉर्नविटा मिला के, काजू खिला लो, ले बेटा बादाम खा ले तेरा दिमाग बढ़ जाएगा। चैनल्स एड में भी आपने देखा होगा ना कि बादाम खाओ, आलमंड्स खाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जिसके पास नहीं है तो क्या हुआ, वो दाल रोटी ही खिला के करेगा। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही सोच लेते हैं ना कि दूध, जिसके पास दूध भी नहीं है पिलाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, वो खाना खिला रहा है, जो उसके पास प्रोवाइड है वो न्यूट्रिशन उसको दे रहा है।
तो ये हो गया न्यूट्रिशन का कि खान-पान का बच्चे के ऊपर उसके फिज़िकली ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होता है। दिमाग के लिए तो हम लोग क्या-क्या नहीं खिलाते बच्चों को, ले बच्चा बादाम खा ले, लो बॉर्नविटा खा लो फ्रूट खा लो ये अगर कोई दवा भी आ जाए ना कि ये दवा पिला दो बच्चे का दिमाग बढ़ जाएगा, तो लोग उसकी तरफ भी दौड़ जाएँगे। मुझे याद है मेरे टाइम में बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए एक शंखपुष्पी करके दवा आती थी, कि इसे पिलाने से बच्चों की ब्रेन जो होगा ना बहुत तेज होगा। सुना है किसी ने? शंख पुष्पी करके कि उससे दिमाग बहुत तेजी से बढ़ जाता है बच्चों का, जो आईक्यू लेवल होगा बहुत जल्दी बढ़ेगा, जो चीजें होंगी याद होंगी भूलेगा नहीं। सुना है नहीं किसी ने? तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मैं थोड़ा-सा आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरा थोड़ा पढ़ने में मन कम लगता था, तो मेरे पेरेंट्स ये कहते थे इसका दिमाग अच्छा नहीं है, इसको याद नहीं होती है कोई चीज़। तो मेरी मम्मी मेरे लिए वो दवा लाके मुझे पिलाती थी कि इसका दिमाग तेज हो जाए, ठीक है? बाकी पढ़ना ना पढ़ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दवाओं के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप दवाओं से बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखोगे, लिखने लगोगे। काफ़ी चीज़ लोग आजकल तरह-तरह की दवाइयाँ फिज़िकली चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो अच्छे उनका ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना? पॉल्यूशन कैसा वातावरण है, प्रदूषित वातावरण होगा तो हमारे जो भी हमारी कई तरीके डिज़ीज़ हमसे हमें हमारे फिज़िकली हो जाएँगे, मेंटली होंगे तो वो ये चीज़ भी प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वही तो बात है कि रिवीजन क्लास है और ज़्यादा बच्चे लाइव नहीं है, बहुत दुःख हो रहा है, पता नहीं कहाँ कमी रह जा रही है कि आप लोग लाइव कम हैं। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को भी बताओ अगर क्लास आपको यूज़फुल लगती हो तो, ठीक है ना? चलिए, फिज़िकली एक्टिविटी कि फिज़िकली वो कितना एक्टिव है, कई तरह के आजकल गेम्स में कार्य कराते हैं ना बच्चों को स्कूल फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए कि उनके हाथ-पैर, शरीर जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, वो चीज़ें करने के लिए ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है ना? ब कई तरह के एक्सरसाइज़, दौड़ना, भागना ये सब क्या कहते हैं हमारे मेंटली पीस देते हैं। एक्सरसाइज़ कराना, कुछ भी करना हमारे फिज़िकली अंदर से फिट रहने के लिए करते हैं। तो फिज़िकली कितना एक्टिव बच्चे को रखना है, ये भी डेवलपमेंट पे करता है, ठीक है? इन्फेक्शन डिज़ीज़ काफ़ी चीज़ें ऐसे पानी से होता है, काफ़ी संक्रामित रोग जो होते हैं ना, पानी से आएँगे, हवा से आएँगे, प्रदूषण से होंगे, इस तरह के जो इन्फेक्शन डिज़ीज़ होते हैं। पीयर ग्रुप जो सबसे ज़्यादा कहेंगे अगर छोटे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है उनके साथी समूह का कि वो किस तरह के लोगों के साथ रह रहा है। जितना अच्छा उसका लोग वहाँ पे रहेंगे, जितना जैसे लोग रहेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, बच्चे क्या होता है जब बाल्यावस्था में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से थोड़ी दूरी बनाते हैं और बाहरी लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसा उनका पड़ोसी होगा, जैसा बच्चा बोलेंगे वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी और छोटे बच्चों में स्पेशली देखा होगा कि सही बातों को कम सीखते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें होती हैं उन्हें फटाक से सीख लेंगे। उनको स्कूल में, घर में हर जगह यूज़ भी करने लगेंगे। आप घर में कितना भी रिस्पेक्टफुली बोलो, आप बोलो, ऐसे बोलो, लेकिन स्कूल में तू ये करके मैंने अपने बच्चों में देखा है, बहुत डाँटती हूँ, इस चीज़ों के लिए करती हूँ कि तू करके नहीं बात करते, तुम बात करके नहीं बोलते। ठीक है, वो घर में मम्मी-पापा से वैसे बोलेंगे, लेकिन फ्रेंड सर्कल में जहाँ जाएँगे, उनकी लैंग्वेज टोन वही हो जाती है, जो कि घर में ऐसा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो पीयर ग्रुप होता है। ये हो गया एनवायरनमेंट का जो हमारे अगल-बगल वातावरण जो हमारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं विकास को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हेरिडिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है डेवलपमेंट के लिए और एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। इन दोनों का ही प्रभाव होता है विकास पर। ठीक है? तो ये दोनों जितने अच्छे रहेंगे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट भी उतना अच्छा होगा। तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का बहुत स्पेशली ध्यान रखा जाए कि पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है, खान-पान क्या है, किस तरह के वातावरण में वो है, पॉल्यूटेड तो नहीं है, फिज़िकली वो कितना एक्टिव है और जो भी डिज़ीज़ ज़्यादा बीमार बच्चा होगा तो उसका मेंटल ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। हमेशा बीमारियों से ग्रसित बच्चा उसका इंटरैक्शन नहीं होगा, इमोशनली वो वीक हो जाएगा, सोशल इंटरैक्शन कम हो जाएगा और दूसरा आता है उसके पास-पड़ोस, उसके दोस्त मित्र वो लोग कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा आपका डेवलपमेंट पढ़ लिया, डेवलपमेंट की थ्योरीज़ पढ़ ली जो बेसिकली आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? हेरिडिटी पढ़ ली, एनवायरनमेंट पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? क्योंकि मैंने आपके 3 चैप्टर्स को आज कंप्लीट किया है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इस तीनों चैप्टर में यहाँ से, क्योंकि आपके तो 3 से 4 नंबर के आपके प्रश्न यहाँ से आने ही हैं। चलिए, माही जी बोल रही हैं नो डाउट। बाकी सब भी आंसर करो भाई, सभी क्लास में हो तो सबको आंसर करना बनता है ना, कि किसी को माही जी आंसर करती जा रही हैं, बता रही हैं कि डाउट नहीं है, तो पढ़ने वाला बच्चा तो माही जी ही दिख रही हैं, तो बाकी सब भी करो। माधव जी ने भी आंसर कर रहे हैं, मालती जी कर रही हैं, तो सभी आप आंसर करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, आप जब आंसर करोगे, बताओगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्लास में इन्वॉल्व होगे, तब मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है ना, बिना दोस्तों के आपको मजा नहीं आता, तो बिना बच्चों के मुझे कैसे मजा आएगा क्लास में। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, यूजफुल लगती हो आपके लिए, तो लाइक भी करना और शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जुड़े ताकि आपका रिवीजन जो हो वो स्टार्ट हो सके। ठीक है, चलिए, मालती जी ने भी बोला कि नो डाउट, और आई थिंक आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैंने बेसिकली वहीं से लिया कि इधर उधर भटकने से बढ़िया कि मेन टॉपिक जो है ना आप उसको कंप्लीट करिए, और वो चीज पे पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू माधव जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग मी। और किसी तरह की भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में, जो लोग बाद में भी देखे, अगर किसी तरह का कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और अपना फीडबैक भी जरूर देना, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक, एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है ना, ओके अनु। चलिए, मुझे पता तो चला कि आप लोग क्लास में हो, नहीं तो 2 ही 3 आंसर करते हैं तो पता चलता बस यही 2-3 बच्चे हैं। और जो ना समझ में आए वो आप बता सकते हो कि ये मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं अलग से भी उसको बताते चलूंगी। ठीक है, पर मोस्टली मैं चाहूंगी कि ये वीक आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, रिवीजन करा दूं। ठीक है, चलिए, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लिखा बहुत कम होगा लेकिन बताया मैंने बहुत कुछ है, ताकि आपके जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने टॉपिक होते हैं, वो सब आपके कवर हो जाए इसमें। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और किसी तरह की भी दिक्कत हो आप बिल्कुल बेफिक्र क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे नए रिवीजन के साथ, तो सभी ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना, और सभी प्रॉपर टाइम पे आना, जितने लोग मेरे से जुड़े हो सबके सब आना क्लास में। ठीक है, पीडीएफ माधव जी आपको ये नंबर है ना, आप यहाँ पे मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अपना ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए, और जितना भी प्रैक्टिस सेट हो सके ना आप खुद सॉल्व करो। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, आपके खुद पता चलेंगे कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, आप कहाँ पे अटक रहे हो। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।